नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और प्यारा सा मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 6 है और आज के इस मॉडल पेपर में हम हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं 260 का, उसके लिए ये क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की प्यारी सी क्लास को, आज के प्यारे से क्वेश्चन को। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन कर लेते हैं। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने वालों की संख्या मात्र 37% है। आप में से 62% दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए प्यारे दोस्तों, पहले प्रश्न का ही सभी साथी उत्तर बताएंगे। कहा गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। प्यारे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रचना यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कुछ इन मूर्तियों का निर्माण किया था। वैसे ही खुदाई में हमें एक मूर्ति मिली थी और वो मूर्ति कौन सी थी? वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। किसकी थी प्यारे दोस्तों? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर मिलेगी? ये मिली थी हमको मोहनजोदारो में। कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदारो में। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। प्यारे दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न जिसमें बोला गया है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा होती है। तो मानव जो अपना खून होता है, इसमें प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ये आपकी 50 to 60%। कितनी होती है? 50 to 60% मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत ही तेज तर्रार चीफ जस्टिस हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। इनका नाम है जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, यानी कि DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? इनको याद रखेंगे, DY चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है प्यारे दोस्तों अंडमान और निकोबार में। कहाँ पे मिलता है? अंडमान निकोबार में मिलता है। इसके लिए मैं एक मैप लेकर के आया था लेकिन नहीं है। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, ये अपना प्यारा भारत है। 4 प्रकार से इसके छोरों को विभाजित किया गया है, जिनमें से सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है, इसको प्यारे दोस्तों कहा जाता है किबिथू पॉइंट। कौन सा? किबिथू पॉइंट कहा जाता है। ये अपना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं प्यारे दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है गौर माता। क्या कहा जाता है? पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है उसे ग्वार माता या गोहार मोती के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात में स्थित है। जबकि सबसे नदर्न एरिया हमारा है इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल सबसे नदर्न एरिया है, इस बात को याद रखेंगे। इंदिरा कॉल जो कि कहाँ पर मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर यानी कि लद्दाख में कह सकते हैं। कहाँ पर मिलता है प्यारे दोस्तों? लद्दाख में मिलता है, इस बात को याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा सबसे मुख्य भूमि बिंदु है जो कन्याकुमारी है। अभी भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर कुछ ध्यान केंद्रित करने वगैरह गए थे, उसको प्यारे दोस्तों कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। जबकि सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दक्षिणी छोर प्यारे दोस्तों अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसका नाम ही इंदिरा पॉइंट है, इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। जबकि मुख्य भूमि बिंदु पूछेगा तो इसे आप लोग बताएंगे कन्याकुमारी। क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। या फिर प्यारे दोस्तों इसी को कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है भारत के चारों कोने आपको पता चल गए होंगे। माफी चाहेंगे, 5 कोने हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न बोला गया है, सोसाइटी स्पोर्टिव ड्यूजू डे पौमे में बेंच ओपन नहीं होगा, यहाँ पे फ्रेंच ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेंच ओपन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, वी सेंथिल कुमार भारत के एक बेहतरीन आपके स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा जो आपका स्पोर्टिव डूज्यू डे पोमे में जो फ्रेंच ओपन हुआ था, इसका खिताब जीता गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आया है,
आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कैसे कहते हैं? प्यारे दोस्तों बताइए किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए 7 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो बंगाल का पहला गवर्नर, ये था कौन? याद रखेंगे क्लाइव था। कौन था? ये क्लाइव था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा बंगाल का पहला जीजी यानी गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल किसका? अपने इंडिया का। ये तो बंगाल की बात हो रही थी, अब इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, विलियम बेंटिक था। इसके अलावा इंडिया का पहला वायसराय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इंडिया का पहला वायसराय। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इंडिया का पहला वायसराय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वो थे माउंटबेटन। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो भारतीय शब्द लगा रहेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आएगा। जबकि भारत के पहले यानी कि इंडिपेंडेंस इंडिया हम हिंदी में लिख देते हैं स्वतंत्र भारत। क्या लिख देते हैं? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन थे? ये थे माउंटबेटन। कौन थे? याद रखेंगे माउंटबेटन। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। इंडिया का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। चलिए, उम्मीद है समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहा गया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे विरहा। कौन सा है? विरहा लोकगीत है जो एक पति अपनी पत्नी की याद में गाती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। आगे बोला गया है हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सन, इसका क्या है? मुख्य स्रोत है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी कब की बात है? 25 जनवरी 1950 को अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। और इसके पहले व्यक्ति कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन जी, इनके बारे में भी याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बोला है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ किस तारीख को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में 2024 में 8 मई को इसने अपना 65वां क्या मनाया है? स्थापना दिवस। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? देखो अभी बताया था, कौन सा आर्टिकल था? चुनाव आयोग के बारे में याद रखेंगे, आर्टिकल 324। बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव हुए हैं प्यारे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? मैक्सिमम शून्यकाल की अवधि कितनी हो सकती है? प्यारे दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। शून्यकाल शुरू कब से होता है? ये 12 बजे से शुरू होता है संसद में। मैक्सिमम वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो मिनिमम होता है वो 1 घंटे चलता है। मिनिमम की बात कर रहे हैं हम प्यारे दोस्तों, किसकी? अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1 घंटे होगा। जबकि मैक्सिमम इसकी कोई अवधि है नहीं है, ये अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है। आगे आ जाइए। बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब होगा। आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। आगे बोला है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क कहाँ स्थित है जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। प्यारे दोस्तों ऐतिहासिक जंग ए आज़ादी पार्क कहाँ पर है? मेरठ में। जंग ए आज़ादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे दोस्तों 1857 में पहली क्रांति इसी पार्क से शुरू हुई थी मेरठ में। ठीक है, जंग ए आज़ादी पार्क जिसे विक्टोरिया पार्क के नाम से पहले जानते थे, मेरठ में 1857 में क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। कब हुई थी प्यारे दोस्तों? सभी अच्छे से याद रखेंगे, 10 मई को। 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी और 11 मई को कहाँ पहुँच गई थी ये क्रांति? नई दिल्ली पहुँच गई थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे।
और मुगल बादशाह जो था कौन था, याद रखेंगे मुगल बादशाह उस समय था बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी जफर शायर, ठीक है, उसको इन्होंने क्रांति का नेता बना दिया था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। आगे बोला है रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा की है। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे रिकार्डो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे। इनके द्वारा बाजार की जो अवधारणा दी गई है वो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे पूर्णाधिकार बाजार की अवधारणा दी गई है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कहा गया है दो कांच के गिलास एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, यानी कि दो कांच के गिलास जब आपस में चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है। ये कंडीशन आपने कई बार हो सकता है अपने घर में भी देखी हुई। स्टील के गिलास भी अब चिपक जाते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की गैस बन जाती है। तो जब दो कांच के गिलास अंदर से चिपक जाएंगे एक दूसरे से तो हम क्या करेंगे जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो याद रखेंगे आपको तोड़ना फोड़ना नहीं है, आपको बाहरी गिलास में गर्म पानी डाल देना है। क्या डालना है मेरे प्यारे साथी, बाहरी गिलास में गर्म पानी अगर डाल देंगे आप लोग तो ये दोनों के दोनों गिलास आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बोला वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। प्यारे दोस्तों वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो सतलुज इसका सही उत्तर बनेगा। सतलुज जो प्यारे दोस्तों है ये तिब्बत में निकलती है। कहाँ से, तिब्बत से, अच्छे से याद रखेंगे, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से जब भारत में आती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों सिपकिला दर्रा से। कहाँ से, सिपकिला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। अब आप बोलोगे सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, तो सर याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है और यहीं से ये तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से, ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चिनाब की बात करें, ब्यास की बात करें, रावी की, तो ये नदियाँ प्यारे दोस्तों याद रखेंगे किसकी हैं, ये भारत से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय एवं कृषि किसान कल्याण के मंत्रालय के मंत्री हैं। तो भैया ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अगर हम आज की बात करें क्योंकि कल ही मंत्रालय डिस्कस हुआ है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री शिवराज सिंह चौहान कौन बने हैं, शिवराज सिंह। प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी क्या बने हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कोई काम के नहीं है, करंट अफेयर बदल चुका है। आगे आ जाओ, आगे बोला है 2021 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी। तो भैया याद रखेंगे 33 प्रकार के खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी और यहाँ पर एक 339 इवेंट हुए थे। कितने, 33 प्रकार के खेल थे, 339 इवेंट थे, इस बात को याद रखेंगे। भारत को यहाँ पे जो रैंक मिली थी वो 48 मिली थी और इसमें 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर हमने मिला, सॉरी यहाँ पे बोलेंगे 1 गोल्ड, क्या बोलेंगे 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 सिल्वर रवि दहिया और मीराबाई चानू ने जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि जो कांस्य पदक है वो जीते गए थे। टोटल भारत ने 7 पदक जीते थे और भारत की रैंक कौन सी आई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 48वें नंबर की भारत की रैंक थी। आगे आ जाओ, दृष्टिपटल रेतना पर जो चित्र बनता है बताओ कैसा बनता है। वस्तु के बराबर बनता है परंतु उल्टा बनता है। भैया याद रखेंगे दृष्टिपटल रेतना पर बराबर प्रतिबिंब नहीं बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, हाँ सही है। सीधा बनता है, नहीं भाई उल्टा बनता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, वस्तु से छोटा और उल्टा, ये एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। देखो जो हमारी आंख में पिछले दृष्टिपटल जिसे हम रेटिना कहते हैं उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा तो बनता है और वस्तु से छोटा। जैसे हमने कहा हमारे सामने कोई बंदा खड़ा कर दो, अपना दोस्त खड़ा कर लो, इतना बड़ा दोस्त है मेरा, अब इसका जो हमारी रेटिना पर चित्र बनेगा वो प्यारे दोस्तों इतना बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। इतना जितना बड़ा हमारा दोस्त हमें दिखाई दे रहा है इतना बड़ा तो बनेगा नहीं। ये कैसा बनेगा, ये बहुत ही छोटा बनता है लेकिन उल्टा बनता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे बोला जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, असम ने पारित किया था। जीएसटी के संदर्भ में क्वेश्चन याद रखेंगे, 1954 में पहली बार जीएसटी कहाँ पर लागू हुई थी, फ्रांस में लागू हुई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। हमारी जीएसटी कब लागू हुई, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे कब हुआ, 2016 में। और लागू कब हुई, तो ये लागू हुई थी प्यारे दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी प्यारे दोस्तों। विजय केलकर समिति थी। इसके अलावा हमारी जो जीएसटी है, हमारा जो जीएसटी का प्रकार है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। कौन से कनाडा से, वही जो अभी चर्चा में है, भारत से रिश्ते खराब कर रहा है, तो कनाडा से हमने जीएसटी का प्रारूप लिया है।
विजय केलकर समिति थी। 101वां संविधान संशोधन 2016 में अधिनियम आया, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमारी जीएसटी के लिए एक अनुच्छेद भी है 246A, याद रखेंगे किसके लिए है, ये जीएसटी के लिए आर्टिकल दिया गया है। जबकि यहाँ पर 279A ये भी एक अनुच्छेद है, ये किसके लिए है, ये जीएसटी परिषद के लिए है, जिसमें वित्त मंत्री इसका हेड होता है। और वर्तमान में नई वित्त मंत्री बन चुकी हैं निर्मला सीतारमण जी, एक बार फिर से, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो जीएसटी में 5 प्रकार के स्लैब होते हैं, कौन कौन से, 0%, इसके अलावा 5%, इसके अलावा 12%, इसके अलावा 18%, इसके अलावा कौन सा 28%। तो ये 5 स्लैब हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। जीएसटी सारा खत्म, यहाँ से अलावा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे आ जाओ। बोला है वैट का पूरा नाम, भैया वैट वही जीएसटी एक प्रकार का है, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे भारत में जीएसटी कहते हैं, और जब हमने अभी बताया कि 1954 में क्या हुआ था, फ्रांस में ये लागू हुई थी, तो फ्रांस में इसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, फ्रांस में इसको वैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रांस में इसको वैट कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। आगे आ जाओ प्यारे दोस्तों। कहा गया कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले तो नदी पूछेगा, क्या पूछेगा, नदी। तो नदी क्या बताओगे भैया, कोयना है तो कोयना ही नदी आ जाएगी, कौन सी, कोयना ही नदी रहेगी। कहाँ पर स्थित है भाई, महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति का नाम भारतीय सिनेमा में, किस प्रकार के व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो भैया याद रखेंगे, सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। दादा साहब फाल्के जिन्होंने पहली फिल्म का निर्माण किया था भारत में 1913 और 12 के आसपास बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में होती हैं, क्या होती हैं, अस्थियां। अच्छा अस्थियां पूछा है, तो याद रखेंगे 206 हड्डियां होती हैं। कितने हैं, वयस्क मानव में 206 होती हैं, जबकि बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, बच्चों में अगर पूछेगा कितनी होती हैं सर, तो बच्चों में 300 होती हैं। कहीं कहीं 272 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन, कई किताबें छापती हैं कि यहाँ पर बच्चों में जो हड्डियाँ हैं 272 होती हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेंगे, या तो 300 देगा तो लगा देना है, 272 दे तो लगा देना। लेकिन वयस्क में याद रखना है, जो 18+ हो जाते हैं लोग, इनमें जो हड्डियों की संख्या है वो केवल 206 रह जाती है। आगे आ जाओ। किस देश में 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, बताइए किस देश ने जीता है। तो ये तो भारत ने जीता था, 2018 में जीता था पृथ्वी शॉ की कप्तानी में। किसकी, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में, इस बात को याद रखेंगे। जबकि 2022 में भी हमने फिर से जीत लिया, 2022 में जीत लिया किसकी कप्तानी में, यश धुल की कप्तानी में, ठीक है। याद रखेंगे सभी प्यारे दोस्त, याद रखेंगे यश धुल की कप्तानी में, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में 2018 में। जबकि 2022 में हमने हराया है इंग्लैंड को, किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है, यश धुल कप्तान थे। आगे आ जाओ। आगे आ जाते हैं 28 नंबर, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो पुलिस स्मरणोत्सव दिवस जो है प्यारे दोस्तों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो भी सेवा के दौरान लोग शहीद हो जाते हैं उनको इस दिन याद किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, स्मरण का मतलब याद करना, तो पुलिस स्मरण प्लस उत्सव दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की इंपॉर्टेंट सिफारिश थी। कब लागू होती है, 24 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, 24 अप्रैल कब लागू होती है, 1993 को, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है। और 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी याद रखेंगे, संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम से इसे लागू किया जाता है। बलवंत राय मेहता ने ये समिति कब दी थी, तो याद रखेंगे 1957 में इसकी सिफारिश की थी। कब की थी, 1957 में इसकी सिफारिश की थी। भारत में पहला जो स्थान था जिसने ये लागू की थी वो नागौर राजस्थान था। कौन था, पहला स्थान जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की, नागौर राजस्थान था, इस बात को याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है, इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। वहीं अशोक मेहता भी इसमें शामिल थे, तो अशोक मेहता ने 2 स्तर की दी थी, सेकंड स्तर यानी कि 2 स्तर की दी थी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जबकि त्रिस्तरीय में कौन कौन से होते हैं भाई, याद रखेंगे, त्रिस्तरीय में होता है ग्राम, ग्राम से ऊपर आता है ब्लॉक, क्या आता है, ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर आता है जिला। तो ये है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जबकि जो बलवंत राय मेहता ने दी थी वो 2 थी, केवल क्या थी, वो ब्लॉक लेवल पर बता रहे थे और इसके अलावा बता रहे थे जिला लेवल पर।
तो जिला लेवल ब्लॉक लेवल नहीं चली, क्योंकि हमें गांव को लेकर चलना था। गांधी जी ने कहा था भारत गांव का देश है, तो गांव का विकास करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरट्रॉन। फोरट्रॉन कंप्यूटर की एक प्रकार की भाषा है, ये पहले विकसित की गई थी, इस बात को याद रखेंगे। 1984 के अराउंड की बात है। फ्रांस की मुद्रा क्या है भाई? फ्रांस की मुद्रा याद रखेंगे यूरो। यूरोप का एक देश है, फ्रांस की मुद्रा है। अभी हाल ही में फ्रांस की संसद को भी भंग कर दिया है करंट अफेयर में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। पाउंड कहाँ की है? पाउंड प्यारे दोस्तों इंग्लैंड की है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फ्रैंक कहाँ की है बताइए? फ्रैंक कहाँ की है बता सकते हो? आ जाओ, आगे आ जाओ। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था? भैया मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था विशाल स्नानागार नहीं भैया, स्नानागार नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धन्यागार। धन्यागार क्या होता है? धन्यागार बोले तो अन्नागार। जल्दी से बताओ क्या था? सबसे बड़ा जो स्थान था वो अन्नागार था। क्या था प्यारे दोस्तों? अन्नागार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यानी कि गोदाम, जहां पर अन्न रखने का गोदाम बनाया था वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थान था, एक ऊंचे टीला पर स्थित था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो धन्यागार कह सकते हैं या फिर अन्नागार कह सकते हैं। धान प्लस गार, ठीक है, धान्य प्लस गार कुछ बना सकते हैं। अन्नागार वैसे सबसे बड़ा था, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई ना, कुछ गड़बड़ हो गई। उसने ये पूछा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन हड़प्पा सभ्यता का या फिर मोहनजोदड़ो का? जल्दी से बताओ इसमें क्या आना चाहिए? इसमें प्यारे दोस्तों विशाल स्नानागार आना चाहिए। अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, क्या पूछेगा? हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। और ये अन्नागार था कहाँ पे? अन्नागार कहाँ पे था जल्दी से बताओ। तो भाई आप कहोगे अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में ही था, तो ये तो गलत है, ठीक है, और अन्नागार ही सही होगा। आगे आ जाओ। कह रहा लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत जो है लौह अयस्क का किसको सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत। जो हम लौह अयस्क निकालते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको बेचते हैं? तो याद रखेंगे जापान को बेचते हैं। जापान फिर इसको रिफाइन करके सभी देशों को बेचता है। आगे आ जाओ। कह रहा है द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? प्यारे दोस्तों अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, 2023 में हुआ था अक्टूबर माह में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे प्रश्न में बोला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नहीं है? बताओ भैया। यूपी पुलिस ने कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो यूपीएससी के लेवल के हैं। बताओ इनमें से क्या है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कथन सही नहीं है? कह रहा है एड्स के सर्वाधिक प्रभावित लोग अफ्रीका में हैं। बिल्कुल साथ भाई, सही बात है। ये कौन सा देश है? वो भी युगांडा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है युगांडा देश। आगे बोला है भारत में 38 से 46 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। बस यही गलत है। भारत में केवल 24 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। कितने? 24 लाख। तो ये 38 से 46 ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा एड्स से प्रभावित लोग एशिया में हैं। हाँ सही बात है। 2003 में लगभग 30 लाख मौतें इससे हुई थी। हाँ ये भी बात सही है। तो आप बोलोगे कौन सा गलत है? बी नंबर का गलत है। भारत में 38 से 46 लाख नहीं, जब अपितु 24 से 22 लाख यहाँ पर एड्स से प्रभावित लोग हैं। चलिए आगे प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है जहांगीर का शासनकाल क्या था? प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1605 से 1627 के बीच में जहांगीर ने शासन किया था। 16 से 27 से 28 में इसने किया था शाहजहां ने। किसने किया था प्यारे दोस्तों? शाहजहां ने किया था, इस बात को याद रखेंगे। आगे यहाँ पर आएगा तो औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर औरंगजेब ने इसका शासन किया था। और यहाँ पे पूछेगा किसने किया था, तो यहाँ पे किया था रंगीला ने। किसने? बेसिकली हम रंगीला को ही याद रखते हैं, ठीक है। 1748 तक रंगीला ने किया था। वैसे छुटपुट राजा तो रहे हैं। 1718 से 48 तक किया था रंगीला ने। किसने? 18 से लेकर 1748 तक ये रंगीला का था। अब तो जब वो 4-5 वर्ष में क्या होते थे, बहुत सारे राजा बदल गए थे। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? अब भैया आ चुकी है हिंदी, पी लेंगे थोड़ा पानी फिर करेंगे शुरू। बताओ प्यारे दोस्तों क्या होगा? सर्वनाम के कितने भेद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भैया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सर कौन कौन से होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। सर्वनाम के देखो भेद पूछेगा अलग बात है, संख्या पूछेगा अलग बात है। तो भेद कितने हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार के भेद हैं। जबकि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या पूछेगा कितनी है? 11। कौन कौन सी? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है, गुन लो। मैं, तू, आप 3, यह, वह 5 और जो, सो 7, कोई, कुछ 9 और कौन, क्या 11। तो टोटल हिंदी में कितने सर्वनाम है? भैया 11 है। भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। आगे आ जाओ। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का व्यंजन नहीं है?
कौन से, कह रहा है कौन सा व्यंजन ता वर्ग का व्यंजन नहीं है। चलिए तो पहले मैं आपको एक टैली दिखाता हूँ। देखो ये टैली है, क्या पूछा था उसने, ता वर्ग का व्यंजन। ता वर्ग का व्यंजन कुछ यहाँ पर मिलेंगे। ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, देखिए ता वर्ग में ये व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, ता था दा धा ना, तो ता था दा धा ना। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, माँ, तो ये तो बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो यही ऑप्शन है, ता वर्ग का व्यंजन नहीं है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी पूछी जाती हैं, जैसे स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या प्यारे दोस्तों अगर पूछेगा तो बताना है आप लोगों को 11 है। कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं ये आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्यारे दोस्तों याद रखेंगे लेखन के आधार पर हैं, उच्चारण के आधार पर केवल 10 हैं। उच्चारण के आधार पर केवल 10 हैं, लेखन के आधार पर 11 हैं। अनुस्वार क्या है, अंग को अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग कहते हैं आहा को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन पूछेगा कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन ये आपके सामने मिल जाएंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है, यारा लावा, ये अंतस्थ है। ऊस में पूछेगा सा सा साहा, ऊस मतलब जिनके बोलने में ऊष्मा निकलती हो, तो ये सा सा साहा ऊष्म हो जाएंगे, जबकि अंतस्थ हो जाएंगे यारा लावा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। संयुक्ताक्षर कितने हैं, संयुक्ताक्षर 4 हैं, देखो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो ये संयुक्ताक्षर भी ले लेंगे। आप इसका ऐसा करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्ताक्षर वे हैं जब कह रहा कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से योग करते हैं तो संयुक्ताक्षर बनते हैं। ये है आगत स्वर कौन है, आ है, आगत स्वर आ है। आगत व्यंजन यानी कि जिसे हम नवीन विकसित ध्वनियां कहते हैं, आ का जा फा ये मिल जाएंगे, आ का ख जा फ ये मिल जाएंगी, ठीक है। आ यहाँ पर नहीं है, बेसिकली अगर देखा जाए तो आ इसमें शामिल नहीं होता। ये मूल रूप से ये 5 हैं, जबकि इनकी कुल संख्या पूछेगा तो कुल संख्या प्यारे दोस्तों 6 है। अगर हम पूछेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन अढ़ा और अढ़ा है, ये मिल जाएंगे, जिन्हें हम नुक्ता युक्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो का वर्ग में अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे सभी प्यारे दोस्त देख लेंगे भैया, थोड़ा समय ले लो लेकिन देख लो। का वर्ग में का खा गा घा घा, तो आप यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजनों की संख्या है वो 5 है। जबकि हम अंतस्थ की बात करें, ऊष्म की बात करें या फिर संयुक्ताक्षर की बात करें तो इन सभी में कितनी है, 4 है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ से आप पता चलेंगे पा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ग और याद रखना है, कौन सा वर्ग भैया, हम ये वाला वर्ग याद रख लेंगे, चा छा जा झा वाला। क्यों याद रख लेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों इसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो चा छा जा झा इया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सारे की सारी वर्णमाला आपके सामने है। आगे आ जाते हैं। आगे बोला है भिन्न भिन्न स्वरों का मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से क्या बनते हैं, संयुक्ताक्षर बनते हैं। बताओ भैया क्या बनते हैं, संयुक्ताक्षर बनते हैं, संयुक्त स्वर बनते हैं, माफी चाहेंगे। संयुक्त अक्षर तो ये होते हैं, संयुक्त अक्षर कौन है, छा है, छा के बाद त्रा है, ठीक है, त्रा के बाद ज्ञा है, ज्ञा के बाद क्या है, स्रा है। ये तो भैया संयुक्त अक्षर है। जबकि संयुक्त स्वर वे होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे हमने कहा आ और हमने ई को मिला दिया, क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने क्या किया, आ को लिया और इसके बाद में यहाँ पे ए को मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से बनते हैं, इन सभी को याद रखेंगे। उसी प्रकार हमने किया आ और यहाँ पे मिला दिया छोटा ऊ, तो क्या हो गया, ओ हो गया, क्या हो गया, ओ हो गया। उसी प्रकार हमने यहाँ पर आ को लिया और उसके बाद में ओ को मिला दिया, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये होते हैं क्या, आप कहोगे सर संयुक्त स्वर। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाओ। आगे बोला है वर्तमनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है, तो भैया याद रखेंगे द्वंद्व कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इस बात को भी याद रखना है, ये आपका यहाँ पे दा आधा होता है, वह पूरा होता है। उसी प्रकार से ना आधा है, फिर से दा आधा है और जबकि वह पूरा है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ये लिखा जाएगा पूरा इस तरह का द्वंद्व, ठीक है। जब भी आपको विग्रह करने को पूछे तो इस तरह से कर देना है। आगे आ जाओ। कह रहा है भगवद भक्ति में संधि कौन सी है, भैया भगवद भक्ति, ये प्यारे दोस्तों व्यंजन संधि का एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखेंगे। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा भगवत कैसे टूटेगा, याद रखेंगे, भगवत प्लस में भक्ति, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। भगवत प्लस में भक्ति ये व्यंजन संधि के एक सूत्र के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो उत प्लस लास, ठीक है, उत
प्लस में लास, इस तरह से पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो हमने आपको बताया था कि सर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है उल्लास। ठीक है, इस तरह से ये भी किसका उदाहरण है, ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। तो भगवत प्लस भक्ति क्या हो जाएगी, भगवत भक्ति। आगे आ जाओ। ठीक है, ता किस में बदल जाता है, दा में बदल जाता है, और यहाँ पे ता ला में बदल जाता है। आगे आ जाओ। आगे बोला कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावासी विशेषण नहीं है, बताओ। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, निश्चित कितना चाहिए, 2 मीटर, निश्चित है ना, आप कहोगे हाँ। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, निश्चित है, बताओ। आप कहोगे हाँ 1 किलो से ज़्यादा मत लाना, निश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, भैया कितने मारे गए मुझे नहीं पता, लेकिन सैकड़ों, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। अब निश्चित तो नहीं है, ये क्या है, अनिश्चित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगर है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो निश्चित है ना 50 ग्राम, तो ये भी निश्चित है। क्या पूछा है, कौन सा निश्चित वाचक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। आगे आ जाओ। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों सरोवर, और इसी को कहते हैं हम लोग तालाब। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मूसक का चूहा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। हास शब्द का विलोम क्या है। हास का प्यारे दोस्तों याद रखेंगे खुशी से संबंधित है। किससे, हास जो है हंसने से संबंधित है, खुशी से। तो रुदन इसका सही विलोम बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, रुदन। आगे आ जाओ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है किस क्या कहते हैं भैया, कुलीन कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। आगे आ जाओ। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो शांत रस है, जो अपना शांत रस है, इसका निर्वेद स्थायी भाव होता है। वात्सल्य का क्या होगा बताओ। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार का तो भैया रति होता है। वात्सल्य का क्या होगा, और भक्ति का क्या होगा, ये आप लोग बता दो जल्दी से। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बोला है छंद में वर्णों की सही संख्या क्या है, सॉरी, छंद में गणों की सही संख्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंद में गण, छंद में जो गढ़ होते हैं वो प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर के 8 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। छंद में जो गढ़ होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके लिए कैसे याद रखेंगे, तो मैं इसके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, जो हिंदी में बनाई गई ट्रिक है, कई लोगों ने बनाई है, सभी टीचरों की है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कौन कौन से गढ़ हैं, मात्रा और वर्णों की संख्या क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों में एक गढ़ मान लिया गया है। 3 वर्णों के समूह को एक गढ़ मान लिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। गढ़ों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 8 है। कौन कौन से, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ट्रिक क्या है, या माता राज भान सलगा, क्या है, या से एक अक्षर लिया, या माता, देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, या सॉरी यमाता, यमाता, यमाता राज, राज, उसके अलावा भान, भान सलगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, भान सलगा। तो ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। या से यगड़ हो जाएगा, माँ से मगड़ हो जाएगा, ता से तगड़ हो जाएगा, रा से रगड़ हो जाएगा, जा से जगड़ हो जाएगा, भा से भगड़ हो जाएगा, ना से नगड़ हो जाएगा, सा से सगड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी याद रख लेंगे। टोटल कितने गढ़ होते हैं छंदों में भैया, 8 गढ़ होते हैं। आगे आ जाओ। जहां बिना कारण के कोई कार का होना पाया जाए, कौन सा अलंकार है भैया, विशेषोक्ति। कौन सा है, विशेषोक्ति अलंकार है। जहां बिना कारण के, कोई कारण ना हो फिर भी कार का होना पाया जाए, तो याद रखेंगे विशेषोक्ति अलंकार है। आगे आ जाओ। रात्रि का विकल्पों में सही पर्यायवाची क्या है भैया, रात्रि का होता है त्रियामी, सॉरी त्रियामा। क्या होता है, त्रियामा होता है। देखो सरकरी नहीं होता है, रात्रि का यहाँ पे आ जाता है सरवरी। अगर सरवरी दे रखता होता तो सही मान लेते, लेकिन उसने दिया सरकरी, तो गलत हो जाएगा। यामिनी किसका है, यामिनी भैया बिजली का है। किसका है, बिजली का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। त्रियामा रात्रि का आता है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भैया याद रखेंगे योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सीधा डैश लगा होता है, जैसे मैंने कहा रात दिन। ठीक है, रात दिन, इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा योजक चिन्ह। देखो आगे कुछ चिन्ह है आप सभी के लिए। पूर्ण विराम आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, उसी प्रकार से अर्ध विराम कुछ ये है, ये हो जाएगा अल्प विराम। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे विस्मयादिबोधक, यहाँ पे उद्धृढ़ या अवतरण चिन्ह हो जाते हैं। योजक चिन्ह आपके सामने दिया है। आगे ये वाला कौन सा है, विवरण चिन्ह है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कोष्ठक दिए गए हैं। यहाँ पे हंस पद या त्रुटि पूरक दिया गया है। यहाँ पे निर्देशक चिन्ह दिया है, और ये लाघव। अगर शून्य ऐसा आ जाए, शून्य कौन सा है, ये लाघव आता है। आगे आ जाओ। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के लिए प्रयोग हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल के लिए। तो पहले दोस्तों याद रखेंगे, पार्थ खेल रहा है। भैया वर्तमान काल है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी भी खेल रहा है, तो क्या है, ये अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। बोला है बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है
भैया बेताल पच्चीसी की बात कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं। ये आपका समुदायवाचक है। कौन सा है? बेताल पच्चीसी समुदायवाचक है। यहाँ पर 25 देखते लोग क्या कर देते हैं? पूर्ण संख्यावाचक। तो ये बिल्कुल गलत है भैया, ये गलत है। अपूर्ण भी गलत है, क्रमवाचक भी गलत है। क्या हो जाएगा? बेताल पच्चीसी समुदायवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। 53 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। क्या है? शुद्ध नहीं है, पहचानिए। चलिए पहचान करते हैं इन लोगों की। कह रहा है सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल सही लिखा है। कह रहा है कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल सही है भैया, ये भी सही लिखा है। कभी कभी एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। आगे बोला है कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। ये भी सही बात है, कर्म जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो भैया ये गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्यों है? क्योंकि ये पर के स्थान पर आना चाहिए था किंतु। क्या है? किंतु आना चाहिए था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर ऐसा काम तो शुरू कर देते हैं किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते। यहाँ पे पर नहीं आएगा, किंतु उसे पूरा नहीं कर पाते। इस बात को याद रखें। आगे आ जाओ। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताना है। तो भैया याद रखना है असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना, बालू से तेल निकालना। आगे आ जाओ। कह रहा अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का अर्थ क्या होगा? अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं मिलता, यानी कि संकट पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, तो ये भी गलत है। कह रहा है मृत्यु के पश्चात स्वर्ग दिखता है, गलत है। स्वर्ग देखना है तो मरो, भैया ऐसा नहीं है। स्वर्ग देखने के लिए पता चले मर जाओ, ऐसा नहीं है। संकट पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, इसी को कहा गया है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है? प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपुत्र में है तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजपुत्र का जब विग्रह बनता है तो वो राजा का पुत्र बनता है। क्या बनता है प्यारे दोस्तों? राजा का पुत्र बनता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। समास में जो विभक्ति और कारक लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन से कारक हैं एक बार फिर से याद कर लो। मैं जब भी समास का क्वेश्चन आएगा याद करवाता रहूंगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, और कह रहा है संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के। तो यहाँ पर काकी के आ गया संबंध में। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे हमने क्या लगा दिया? का, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र हम लगा क्या दिए? हम लगा दिए तत्पुरुष। हाँ बिल्कुल सही है। तत्पुरुष के ये प्रकार होते हैं ना, ये प्रकार होते हैं संबंध तत्पुरुष, यही सही है। आगे आ जाओ। आगे बोला मीरा जोर से हंसी। यह किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मैंने बताई थी जब भी कर्ता, कह सकते हैं जब भी कर्ता का जोर किस पे पड़े? क्रिया पे पड़े। जैसे मैंने कहा एक सकर्मक अकर्मक के लिए कल उदाहरण लेके आए थे। जैसे हमने कहा था जब भी क्रिया पर जोर पड़ता है वो क्या होता है? अकर्मक होता है। जिसपे कर्म पर जोर पड़ता है वो किस पर आता है? वो सकर्मक में आती है। तो यहाँ पे क्रिया पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? देखो मैंने कहा मीरा जोर से हंसी। तो आप कहोगे सर हंसना ये क्रिया है। अगर मैं यहाँ पे कर्ता बदल दूं, अगर मैं कह दूं मोहन, क्या कर दूं? मोहन, और यहाँ पे लिख दूं जोर से हंसा, तो यहाँ पे आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया बदल गई, क्योंकि क्रिया पहले हंसी और अब यहाँ पे हंसा। तो इस तरह से कर्ता का जो बोझ है वो किस पे पड़ा? क्रिया पड़ा। तो यहाँ पे जब भी कर्ता का बोझ क्रिया पे पड़ता है वो किस पर, क्या कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अक्षी का तद्भव क्या है? भैया अक्षी आंख को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अक्षी को क्या कहा जाता है? आंख। ठीक है। आगे बोला है तिलक किस प्रकार का शब्द है? भैया तिलक एक प्रकार का तत्सम है, संस्कृत से लिया गया है। इसका जो तद्भव बनेगा, क्या बनेगा? तद्भव। इसका तद्भव बनेगा प्यारे दोस्तों टीका। क्या बनेगा? टीका। हाँ वही टीका की बात कर रहे हैं जो हम अपने बर्थडे पर अपनी मम्मी से करवाते हैं। टीका कर दो मम्मी। ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। आगे कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। निर्माण नहीं होता, रचना होती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तरह तरह के नहीं,
मैंने रेशम के कपड़े पसंद किए, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तरह तरह के रेशम थोड़ी ना होते हैं। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, तरह तरह का रेशम थोड़ी ना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी पुस्तक पर नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, 62 नंबर कह रहा है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, बह प्लस आओ में बनेगा। क्या बनेगा? बह प्लस आओ। और प्रत्यय मैंने बताया हमेशा बाद में जुड़ते हैं। आगे क्या जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग, इस बात को याद रखेंगे। तो ये क्रिया है, क्रिया में क्या जुड़ा है? आओ जुड़ा है, तभी तो बहाव बना है, इस बात को याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे बोला बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे दोस्तों बहिर्मुखी, तो इसका विग्रह करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, बहिर प्लस में मुखी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बहिर्मुखी इस तरह से बनेगा। और आप यहाँ पे कह पाओगे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये उपसर्ग है, और उपसर्ग मैंने बताया आगे जुड़ते हैं, आगे बहिर जुड़ा हुआ है। आगे आ जाओ, 64 नंबर, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सहायता। पौधे का तो बहुवचन बन जाएगा, पौधा का पौधे बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पुस्तक का पुस्तकें बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पुस्तकें, इस तरह से याद रखेंगे। लड़का का लड़के बन जाएगा। ठीक है, लड़के, ये बहुवचन बन गया। लेकिन सहायता का कभी सुना है? सहायतें, सहायतें तो होती नहीं, सहायता की जाती है, सहायता ली जाती है, इस तरह से। आगे आ जाओ, अब प्यारे दोस्तों हम रीजनिंग को शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें ज्ञात करना है क्या आएगा। तो हम करेंगे एम एन, उसके बाद में के पी, और इसके बाद में आई आर। तो देखो पहले का संबंध, एम 13 पर, के 11 पर, आई 9 पर। तो अगला 13 में से 2 गया 11, 11 में 2 गया 9, 9 में 2 जाएगा तो 7। प्यारे दोस्तों क्या आएगा? जी आएगा। तो जहाँ पे जी दे रखा है वही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ, आगे देखो दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो रेशम का संबंध अगर कीट साड़ी से है, क्या पूछा है? रेशम का संबंध प्यारे दोस्तों अगर किससे है? रेशम की साड़ी से। रेशम कीट का जो संबंध है किससे है? रेशम की साड़ी से है। तो आपको ये बताना है प्यारे दोस्तों कि जो नाग दे रखा है इसका संबंध किससे होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। क्या बोला है कि रेशम कीट का जो संबंध है किससे है? आप कहोगे सर रेशम कीट का संबंध रेशम की साड़ी से है, तो नाग का हम बता देंगे। क्या बताएंगे, पर आपको यही तो बताना है भैया। आप कहोगे विषधर से, विषधर से, इस बात को याद रखेंगे। ये विषहर लिखा है, ठीक है, ये विषधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। आगे आ जाओ, आगे बोला है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिखा है? एक मिनट यार, यहाँ पे लिखा है DARE, ये लिखा है डेयर। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है AD और इसके बाद में ER। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमें कोड बताना है किसका? रीक का बताना है। तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो भैया? दोनों को ऐसे लिखो ER और इसको भी यहाँ से लिखो KE। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ERKE कहाँ पे दे रखा है? ERKE दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे प्यारे दोस्तों बोला है गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम में चला। प्यारे दोस्तों गोकुल नाम का लड़का है, वो 16 किलोमीटर की दूरी कहाँ पे तय कर रहा है? पश्चिम में तय कर रहा है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद उसने बोला है बाएं घूमा और 10 किलोमीटर चला। जब बाएं घूमेगा नीचे की ओर जाएगा, दूरी 10 किलोमीटर तय कर रहा है। कह रहा है फिर बाएं घूमा 16 किलोमीटर चला, तो फिर से 16 किलोमीटर चला, बाएं घूम के पूर्व में चला जाएगा। कह रहा है गोकुल अपने आरंभिक स्थान से कितने दूर है? कितनी दूर है भैया? आयत बन गया, सम्मुख भुजाएं समान है तो 10 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कह रहा है कि निश्चित गूढ़ भाषा में अगर 95,789 को EG के पेटी लिखा जाता है, तो आगे बोला है 2436 को ALUR लिखा जाता है, तो 2453 को क्या लिखा जाएगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, 24 यहाँ पे है, इसको AL लिखा है और हमें 24 का ही बताना है, तो शुरुआत किससे होगी? AL से होगी। देखो सभी में हो रही है। उसके बाद में 5 कहाँ पर है? 5 के सामने जो कोडिंग आई है वो किसकी है? वो प्यारे दोस्तों G की है। किसकी है? 5 के सामने कोडिंग किसकी है? G की। तो AL के बाद में क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में और आगे देखो, और क्या है? 3 के सामने कोडिंग किसकी है? 3 के सामने कोडिंग है U की। 3 के सामने U है तो U रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 आया है, 9 के सामने लास्ट में क्या था? 9 में T था, तो ALGUT ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर से सही उत्तर है। भाई सारे के सारे ऑप्शन नंबर सी हैं क्या? आगे आ जाओ। अब बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखो ये तो बाएं दिशा है
और यहाँ पे ये वाली दाईं दिशा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला कुछ इस प्रकार से 2 अर्धांशों में होती है, ए से लेकर एम तक, दूसरी एन से लेकर जेड तक। लेकिन उसने ये बोला है प्यारे दोस्तों, करना क्या है, आपको ए से एम तो एज इट इज रखना है, लेकिन इसको उल्ट के लिख देना है। एन से जेड है तो जेड से एन लिख देना है इस तरह से, क्योंकि बोला है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब बताना है प्यारे दोस्तों दाईं ओर से, यानी कि राइट से 10 के राइट ही क्या बताना है, तो आप कहोगे 5। दाएं से 10वें के दाईं ओर 5वां, तो एक जैसे शब्द आए हैं, मैंने कई बार बताया है। राइट आए, लेफ्ट आए, या लेफ्ट राइट आए, या राइट लेफ्ट आए, ठीक है, इस बात को याद रखें। अपोजिट आते हैं तो हमेशा क्या होता है, जोड़ा जाता है, जबकि समान आते हैं तो हमेशा घटाया जाता है। तो समान आए हैं घटाएंगे, राइट को पकड़ के 5 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे सर दाईं ओर से, क्या बोलोगे, दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, ठीक है। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। राइट का मतलब ही दायां होता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध को निकटतम समानता रखता है। अगर भाखड़ा एक प्रकार का बांध है, भैया भाखड़ा क्या है, एक प्रकार का बांध है, तो नर्मदा क्या है, परियोजना नहीं नदी है। एवरेस्ट क्या है, पर्वत, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। महाभारत रामायण अलग अलग है, कार साइकिल अलग अलग है, ठीक है। भाखड़ा जिस प्रकार से बांध है उसी प्रकार से एवरेस्ट एक पर्वत है। कह रहा है किसी व्यक्ति के निवास के स्थान की तलाशी के लिए क्या आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपका मानसिक अभिरुचि से है। जब हम किसी पुलिस वाले बन जाते हैं, किसी व्यक्ति के स्थान की तलाशी लेने जाते हैं, तो क्या होना चाहिए, तलाशी के लिए वारंट होना चाहिए। जब हम पुरानी फिल्में देखते थे तो वहाँ पर आते थे पुलिस वाले, लो हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं, हमारे पास वारंट है, देख लो, ठीक है, इस तरह से। आगे बोला है पंजीकृत दुष्चरित्रों के मकानों व मार्ग के संबंध में क्या प्रावधान है। भैया याद रखेंगे धारा 100 है, इसकी निगरानी करनी चाहिए। क्या है, जो आपकी इंडियन पीनल कोड है 100 नंबर की धारा कहती है जो पंजीकृत दुष्चरित्रों के मकान हैं इनके मार्गों की हमें निगरानी करनी चाहिए। आगे आ जाओ, 74 नंबर में बोला है अंग्रेजी के अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले आरेख बनेगा अंग्रेजी के अध्यापक के लिए। किसके लिए प्यारे दोस्तों, एक आरेख आएगा जो हमारा इंग्लिश टीचर को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, इंग्लिश टीचर को। और कह रहा है लोकप्रिय अंग्रेजी के अध्यापक। अब भैया अंग्रेजी के अध्यापक हैं तो इसमें लोकप्रिय भी होंगे। बताओ, इंग्लिश टीचर में ही कुछ इंग्लिश के टीचर हम कहेंगे लोकप्रिय हैं, यानी कि फेवरेट इंग्लिश, और क्या हो जाएगा, फेवरेट इंग्लिश टीचर, ठीक है, इस तरह से। आगे बोला अप्रिय अध्यापक। तो भैया मेरी बात को समझो, आप कहोगे क्या समझना है भाई, अप्रिय अध्यापक कई ऐसे टीचर होते हैं अंग्रेजी के वो लोकप्रिय नहीं होते हैं, यानी कि नॉट फेवरेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉट फेवरेट, एक मिनट, नॉट फेवरेट टीचर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यानी अप्रिय अध्यापक। तो इसमें कह रहा है इंग्लिश टीचर में कुछ ऐसे टीचर हो सकते हैं जो नॉट फेवरेट हों, किसी के पसंदीदा नहीं होते हैं। हमने बचपन में देखा है कि हम जब पढ़ते थे तो अंग्रेजी के ऐसे टीचर थे जो हमारे नापसंद के थे। हालांकि गुरुजी अगर सुन रहे हैं तो माफ़ करना, ठीक है, लेकिन आप पसंद थे मुझे। प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो इंग्लिश टीचर कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं इंग्लिश का पीरियड आ गया तो चलो चलते हैं पानी वगैरह पियाते, इस तरह से गायब कर देते थे लोग। तो इंग्लिश के टीचर किन्हीं को फेवरेट नहीं लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जैसे हम, हमारे इंग्लिश टीचर फेवरेट थे। बस आप कह सकते हैं इस तरह का आरेख बनेगा। बस कैसा बनेगा, एक सर्कल, उसके अंदर सर्कल और एक बाहर से क्रॉस सर्कल। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आगे आ जाओ, कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत पहचानना है, देखो ये आपको देखें, आप लोग अगर इसे देखोगे तो 5 4 1 5 5 2 7, यानी कि 7 5 12, ये योग हो रहा है 12 इसका। यहाँ पे 6 3 9 9 1 2 11 11 1 12, इसका भी 12 योग हो रहा है। 7 1 8 8 2 10 10 2 12, इसका भी योग कितना है, 12 है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या है, 11 है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी क्या है प्यारे दोस्तों, डी नंबर का असंगत है, क्योंकि इसका योग 11 नहीं हो रहा, 12 नहीं हो रहा है। आगे आ जाओ, बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। मुर्गा है, मृग है, हंस है, मोरनी। मोरनी क्या है, एक प्रकार का फीमेल बर्ड है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये मेल बर्ड दे रखे हैं। आगे आ जाओ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, पहचान करें। देखो एस, एक मिनट, ये एस दे रखा है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, जबकि ये तो भैया जल प्रतिबिंब हो गया। बताओ, ये तो जल प्रतिबिंब हो गया, ये एम है, डब्ल्यू है, ये दर्पण प्रतिबिंब है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका भी असंगत है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, बोला गया है एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। कथन में बोला है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है,
तो क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो? चलिए बताइए, कथन निष्कर्ष का अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कमरा फूलों से सुंदर लगता है। कह रहा है फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। जो फूल होते हैं क्या कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं? आप कहोगे नहीं, फूलों का प्रयोग कई जगह हो जाता है, पूजा में भी होता है और आपके अंतिम संस्कार में भी होता है, जन्म संस्कार में भी होता है। तो ये केवल आप नहीं कह सकते फूल कमरे की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, गलत है। कह रहा है फूलों के बिना कमरा भद्दा लगता है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते भैया, हमारे कमरे में फूल है ही नहीं फिर भी कमरा अच्छा लगता है, तो ये भी गलत है। आप कहोगे कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यानी कि नाइदर नॉर फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, यानी कि ना तो पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। आगे आ जाओ, एक और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कह रहा है सभी विद्यार्थी लड़के हैं। तो जितने भी प्यारे दोस्तों हमारे पास V4 विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे L4 लड़के हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सारे विद्यार्थी L4 लड़के। कह रहा है कोई भी लड़का मंदबुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर जो लड़का है वो कोई भी मंदबुद्धि नहीं है, यानी कि हम इस तरह से क्रॉस लगा के M बना देंगे मंदबुद्धि, ठीक है, नैरो माइंडेड, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो देखिए अब पूछा गया है कक्षा में कोई लड़का नहीं है। भाई कक्षा की बात कहाँ से आ गई? कथन में तो कक्षा की चर्चा नहीं हुई है। अब जब कथन में चर्चा नहीं हुई तो निष्कर्ष में आ रही है, इस तरह से गलत है, खत्म बात, ये तो गलत हो गया। अब क्या करें सर? अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं। कह रहा है कोई भी विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है। बताओ जो मंदबुद्धि है इसकी लड़ाई किससे है? आप कहोगे लड़के से। लड़कों के अंदर कौन रहता है? विद्यार्थी। तो क्या ये मंदबुद्धि अंदर घुस के जा पाएगा? बताओ, अगर भैया मंदबुद्धि की लड़ाई लड़के से है और लड़के के ये दीवार बनी है, इसके अंदर रहते हैं विद्यार्थी, तो क्या जा पाएंगे? आप कहोगे नहीं जा पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है, कोई भी विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है, एकदम सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। और यहां से बोलोगे केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट। आगे आ जाओ। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में टी को ये लिखा जाता है, कप को क्या होगा? कप का कोड क्या होगा? प्यारे दोस्तों गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज एक मेरे साथी के द्वारा पूछा गया था। TEA, टी को अगर क्या लिखा जा रहा है भैया? आप कहोगे इसको लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 49 484 और यहाँ पे 676, इस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो इनका हम अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे? अपोजिट। तो इसका अपोजिट होता है GT रोड, इसका क्या होता है? इवनिंग होता है, इसका होता है आज मतलब Z। तो G कितने पर होता है? 7 पर होता है। और V कितने पर होता है? तो आप कहोगे सर 22 पर होता है। Z कितने पर होता है? 26 पर होता है। तो देखो 7 का जब वर्ग करेंगे ये 49 लिखा हुआ है, गौर से देखो। 22 का वर्ग करेंगे, 22 का वर्ग होता है 484, 26 का वर्ग करेंगे 676। इस बात को आप सभी अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेंगे। तो जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं, यानी जो कप दिया है, इसका क्या करना है? सबसे पहले अपोजिट। C का X, यहाँ पे U, F का क्या हो जाएगा? U का F हो जाएगा, यानी फूफा जी। और P का क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे कि जो X है, यहाँ पर X कितने पर होता है? 24 पर। 24 का वर्ग कितना है? हमने देखा था कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576। तो 576 से शुरुआत होगी, कहाँ पर है? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। उसी प्रकार F कितने पर? 6 पर होता है। 6 का वर्ग कितना होगा? जैसे 24 का वर्ग 576, 6 का वर्ग भैया 36। और यहाँ पर K कितने पर? 11 पर। 11 का वर्ग 121। तो देख लो 576, 36, 121 दे रखा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आ जाओ। आगे प्यारे दोस्तों मैथ शुरू होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए मैथ के इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो कहा गया एक कक्षा में छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। एक कक्षा में छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दोगुने चॉकलेट दिए गए हों, छात्रों की संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो प्यारे दोस्तों। कह रहा है प्रत्येक छात्र को कक्षा में जो छात्रों की संख्या है उसका दोगुना दिया गया है। तो मैं मान लेता हूं जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? वो हमारे पास x है। और चॉकलेट कितने दिए गए हैं? छात्रों की संख्या के दोगुने। चॉकलेट कितने दिए हैं? छात्रों की संख्या के दोगुने। हमने कितनी मानी संख्या? x। तो कितने हो जाएंगे? 2x। अब कह रहा है कि हमारे पास जो चॉकलेट थे वो 800 थे। तो आप सीधा कहोगे 2x गुणा में x बराबर में 800। बोलो भाई। आप कहोगे हाँ सर, छात्रों की संख्या गुणा चॉकलेटों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? आप कहोगे टोटल चॉकलेट, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से काटोगे 400 बार में, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा √400, ठीक है, √400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। x हमने क्या माना था? छात्रों की संख्या। क्या पूछा है? छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 20 हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझो, नहीं समझ में आया
उसने बोला है जो कक्षा है उसमें छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। कह रहा है प्रत्येक छात्र को कक्षा में उतने चॉकलेट मिलते जितने की छात्रों की संख्या है उसका दोगुना। कितने कितने चॉकलेट मिले? जितनी छात्रों की संख्या उसका दोगुना चॉकलेट बांटे गए। तो मैंने कहा छात्रों की संख्या x है, चॉकलेट बटे 2x, लेकिन चॉकलेट कितने दे रखे हैं? टोटल दे रखे हैं 800। तो भैया चॉकलेट बटे किस में हो गई? छात्रों में। तो आप कहोगे 2x चॉकलेट x छात्रों में बटे, मतलब 2x² बराबर 800। आज 2 से काटोगे 4 बार, x बराबर √400, x बराबर 20, छात्रों की संख्या 20। चॉकलेट पूछ लेगा कितने बटे? प्रत्येक छात्र को अगर यहाँ से पूछा कितना चॉकलेट मिला, तो आप कहोगे प्रत्येक छात्र को मिला चॉकलेट बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना? 40, क्योंकि 800 चॉकलेट थे, एक को अगर 40 मिल रहे हैं तो टोटल 800 हो जाएंगे 20 छात्रों में। आगे आ जाओ। आगे बोला यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना का माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 22 कैरेट सोना कितने में आउट ऑफ 24 कैरेट में 100% होता है। कितना परसेंट है बता दो, बस इतना करना है। इतना करने जाओगे तो काटो कितनी बार में? 25 चौके 6 चौके 24, 25 चौके 100। ठीक है, इस तरह से यहाँ से काट दो 3, यहाँ से काट दो 11, 25 एकम 25 की 5, 25 एकम 25 2 27, यानी 275 बटे में 3, 275 बटे में 3, यानी कह सकते हो 91 इंटीजर 2/3। 91 इंटीजर 2/3% हो गया। कहाँ पर दे रखा है भैया? 91 इंटीजर 2/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्यारे दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि बोला है कि 22 कैरेट सोना है। 100% कैसा होता है? 24 कैरेट। अब बताओ कितना परसेंट होगा 22? बस कर देना है ऐसे। आगे आ जाओ। आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हम देखेंगे। कहा गया है y का 90% x है। क्या बोला है? y का मतलब होता है गुणा, 90% का मतलब नीचे 1/100। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? x है। तो पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। चूंकि एक बात याद रखेंगे, मैंने बताया क्या है, जब भी 1% होगा इसका मान क्या होगा प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे 100 होगा। ठीक है, सॉरी 1% का मान क्या होगा? 1/100 होगा। माफी चाहेंगे, वो आप हमने 100 लिख दिया। 1% का मान क्या होगा? 1/100। इस बात को याद रखेंगे। तो अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। बताओ, सॉरी यहाँ पर x का तो दे रखा है, हम y का निकाल लें। चूंकि y गुणा में 90/100 बराबर x है, तो y का निकाल लेते हैं। y का जैसे ही आप लोग मान निकालोगे तो यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा, यानी x गुणा में 100 बटे में 90। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है? तो भैया x का मतलब गुणा कितना प्रतिशत y है? तो देखो यहाँ पे समझो, अगर हम इसमें 100/100 कर दें, चूंकि हमारे पास मान तो ऐसा ही है, अगर हम इसको काट देंगे फिर से 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा महत्व नहीं करता है। ठीक है, देखो गौर से समझो, अगर मैं 100/100 को काट रहा हूँ तो बताओ कोई दिक्कत है इसमें? आप कहोगे नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें 100/100 का अपने मन से गुणा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? आप कहोगे फिर भी नहीं, क्योंकि ये कटेगा फिर से 1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। हमसे पूछा x का कितना प्रतिशत y है, तो x का मतलब गुणा होना चाहिए। तो y बराबर हम निकाल पाएंगे यहाँ से कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई में 10,000, कितना? 100 गुणा 100 10,000 होता है, बटे में इसको हम 90 रख देते हैं, और यहाँ पे गुणा 1/, क्या कर देते हैं प्यारे दोस्तों? 1/, कर देते हैं 100। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चूंकि हमने नीचे वाले 100 का इसमें गुणा नहीं किया 90 में, ऊपर वाले 100 का गुणा इसमें कर दिया, तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, चलिए ठीक है देखते हैं। अब देखो, इससे 1 0 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा y बराबर में x गुणा में 1000 बटे में 9। ठीक है, और 1/100 का अभी क्या था? 1/100 था वो 1% के बराबर था। तो 1% को हम ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, परसेंटेज, सीधा खत्म काम। 1% लिखो या परसेंटेज लगा दो, खत्म बात। तो अब आ जाएगा x का कितना प्रतिशत y है। आप बोलोगे x का कितना प्रतिशत y है? ये भैया x का मतलब गुणा x का, अब काटोगे कितना प्रतिशत y है, तो आप कहोगे जब 1000 को 9 से काटोगे वो आएगा 111.1। कितना आएगा? 111.1। ये हो जाएगा x का कितना प्रतिशत y, आप कहोगे 111.1%। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से समझो, उसने बोला था y का 90% x है, तो मैंने कहा y का मतलब होता है गुणा 90%, परसेंटेज हटे तो 100 नीचे हटे, बराबर में x है। ठीक है, अब मैंने कहा y का मान निकाल लेते हैं। y का मैंने मान निकाला तो कुछ इस प्रकार से हमारा मान आया, x गुणा में 100/90। उसी प्रकार से ये अपने मैंने मन से कर दिया। क्यों? अगर इसको काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना था x का कितना प्रतिशत y है। तो जब हमने इसको किया, ऊपर का गुणा कर दिया, लेकिन नीचे वाले 100 को हमने 1/100 लिख दिया। कहाँ पे? ये लिखा 1/100 क्यों लिखा? क्योंकि हमें 1/100 का मान निकालना था परसेंटेज के रूप में। ठीक है, अब हमने 1000 को 9 से काटा, 111 दशमलव आ गया। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
आ जाइए, उम्मीद है पसंद आया होगा। नहीं आएगा तो इसको देखो, कह रहा है यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप कह सकते हो 24 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 18 के एसपी के। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बराबर में आया है तो जो जिसके अपोजिट है उसको यहाँ पे चिपका दो, तो सीपी अपॉन में एसपी इस तरह से निकाल पाओगे आप लोग। तिरछा गुणा करोगे तो सीपी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना, 18। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 24। इस बात को याद रखें। देखो फिर से गुणा कर लो, 24 सीपी और 18 एसपी, वही तो लिखा है ये। आप कहोगे हाँ सर। चलिए अब देखो, कोई वस्तु 18 की थी, 24 में बेची गई, कितने परसेंट का फायदा हुआ, लाभ प्रतिशत ही तो बताना है, कितने परसेंट का फायदा हुआ। तो आप कहोगे सर 18 की चीज थी, 24 में बेची, 6 का फायदा। 6 का फायदा कितने पर, 18 पर। कितना परसेंट, काट दो, 6 तिया 18 और 100/3 हमने कई बार पढ़ा है, कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। आप कहोगे 100/3 होता है 33 इंटीजर 1/3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 33 सही 1/3%, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला है 6,000 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन कितना होगा। चलिए क्या बोला है, इसमें लगना है हमारा साधारण ब्याज, पूछा है साधारण ब्याज, मतलब इसमें लगना है SI, SI इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो SI निकालना है ना, SI नहीं निकालना है, हमें निकालना है मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले SI निकाल लेंगे, फिर मिश्र या मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना है, 6,000 है। ठीक है, परसेंटेज कितना दे रखा है, 4 है, टाइम 2 वर्ष का है, समय 100 है। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा, 480। 60 चौके कितना हो जाएगा, आप कहोगे 240, 240 का 2 गुना 480। तो SI कितना आया, SI आया 480। मूलधन कितना दिया है, आप कहोगे 6,000। टोटल अमाउंट ऐसे ही तो बनता है, अमाउंट बराबर P + SI, यही तो होता है। आप कहोगे हाँ सर। तो इन दोनों को जोड़ दो आपस में, मतलब 6480। कितना आ जाएगा अमाउंट भैया, 6480 आ जाएगा। कहाँ पर दे रखा है 6480, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे आ जाओ। आगे प्रश्न प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया यदि एक राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये है, इस अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कितना टोटल हमारे पास मूलधन है वो निकालेंगे। सबसे पहले इसमें SI बराबर फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर PRT/100। ठीक है, इस तरह से लगाओ। इसमें करोगे तो SI दे रखा है कितना, 400 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 400 है। P निकालना है, R कितना है, R हमें दे रखा है 10%। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और T कितना है, T 2 वर्ष है। समय कितना है, समय नीचे 2 वर्ष और नीचे बटे में 100। ठीक है, इस तरह से 10 से काटोगे 10 दम 100, 2 से काटोगे 2 पंचे 10। तो P बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, P बराबर कितना आ जाएगा, 40 पंचे 200 यानी कि 2000 रुपये। यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे ये आया मूलधन। अब कह रहा है इस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान दर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे मूलधन अपॉन अमाउंट, ये रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हमें ब्याज निकालना है तो हम मूलधन अब अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। रेट परसेंट कितनी है, तो आप कहोगे सर 10%। 10% का मान कितना, 1/10 होता है। ठीक है, 10% का मान 1/10। तो अगर पहले साल 10 रहा होगा तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 11। दूसरे साल अगर 10 रहा होगा 1 बढ़ के कितना हो गया, 11। तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों हमारी भाषा में अमाउंट 100 आया है, और यहाँ पर जो हमारी भाषा में जो मूलधन है यानी कि जो आपका मूलधन है वो 100 आया है, और टोटल मिश्रधन कितना आया, 121 आया। लेकिन प्यारे दोस्तों आप देखोगे सवाल में जो मूलधन है वो 2000 दे रखा है, मतलब कितना गुना है, 20 गुना है। कितना है, 20 गुना है। उसी प्रकार इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 42, और 20 एकम 20, 20 एकम 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 एकम 20 4 24 यानी 2420। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2420 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, हमारे पास कितना हुआ, मूलधन हमारे पास कितना है प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 2000 रुपये था। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 2420 मिला। टोटल कितना बढ़ के मिला, 420 रुपये। 420 रुपये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दे रखा है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, क्या समझना है भैया। सबसे पहले बोला था एक राशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 400 रुपये ब्याज मिलता है। तो आप कहोगे SI बराबर PRT/100। तो हमने सीधा यहाँ पे क्या निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट आया हमारा 2000। अब हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए या तो आप लगाओ A बराबर P, और यहाँ पर लगाओगे 1 + R/100 अपन ऊपर में N,
वो लगाओ, वो फॉर्मूला लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे रेशियो मेथड। 10% की वैल्यू 1/10 है, तो हमने कहा पहले वर्ष में 10 से 11 हुआ, दूसरे वर्ष में 10 से 11 हुआ, लेकिन हमारी भाषा में जो यहाँ पर टोटल मूलधन आया है वो कितना है, आप कहोगे प्यारे दोस्तों ये आया 100, सवाल में दिया है 2000, कितना गुना है 20 गुना। उसी प्रकार से हमने क्या किया 121 का 20 गुना किया 2420। अब मूलधन तो 2000 था, ब्याज मिलकर के टोटल चक्रवृद्धि कितना हो गया 2420, तो टोटल ब्याज कितना मिला प्यारे दोस्तों, आप कहोगे यहाँ पे मिला है 420। 420 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आ जाइए आगे। आगे बोला है एक कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में करता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष कार्य बचा पूरे कार्य का कितना भाग है। चलिए देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। देखो ए नाम का जो बंदा है एक कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। बी नाम का बंदा इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहोगे सर 20 दिन में कर रहा है। इनका टोटल एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर इनकी क्षमता निकालें तो 15 चौके 60, 4 की क्षमता से करता है, 20 तिया 60 3 की क्षमता से करता है। लेकिन उसने बोला 4 दिन तक एक साथ काम करें। देखो एक दिन का अगर हम इनका काम निकालें, एक 4 से एक 3 से, दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना काम कर लेंगे 7 काम कर लेंगे। उसने बोला 4 दिन तक साथ में किया, तो 4 दिन में कितना किया होगा टोटल काम 28 किया होगा। शेष काम कितना बचा 60, अगर कुल काम था 28 कर लिया उन्होंने, तो कितना बचा, आप कहोगे 60 माइनस 28 काम बचा है सर 32। तो कह रहा है शेष भाग का कितना भाग है, तो आप कहोगे टोटल था 60 बचा है 32 कितना है, बस यही निकालना है। तो यहाँ से आप काट दीजिए, किससे काटोगे 4 से, 4 अट्ठे 32 और 15 चौके 60, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा 8/15। कितना भाग है प्यारे दोस्तों 8/15। 8/15 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 15 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो मैंने टोटल काम निकाला, फिर उनकी निकाली क्षमता। यहाँ पर क्या निकाली क्षमता निकल के आई 4 एक ही और बी की 3 निकली। एक दिन में अगर दोनों मिलाकर के 7 काम कर रहे हैं, 4 दिन में कितना कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है दोनों 4 दिन तक 7 काम करें, तो 28 कर लिया। शेष बचा कार कितना 32, पूरे कार का कितना है, तो 32/7 टोटल था, काटा पीटा 8/15 आ जाएगा। आगे आ जाओ, एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। बोला गया है ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 और 10 दिन का समय लेते हैं। तो चलिए ए कितने दिन में कर रहा है भैया 15 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। इनका टोटल वर्क निकालो, सबसे पहले यही काम करना है, टोटल वर्क निकालो फिर क्षमता निकालो, 2 की क्षमता से 3 की क्षमता से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारण बस बी को कार्य छोड़ना पड़ा। तो भैया कह रहा है कि उन्होंने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन पश्चात अर्थात 2 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, तो 2 दिन साथ में कौन कौन ए प्लस बी। एक दिन में दोनों काम करते हैं 5, 2 दिन में कितने कर लिए होंगे, बोलो ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में 5 है तो 2 दिन में 10 काम कर लिया, टोटल काम कितना था 30। अब कितना बच गया भैया 30 टोटल काम था, 10 ए बी ने मिलकर के 2 दिन में कर लिया, तो कितना बचा, आप कहोगे सर 20 काम बचा, ठीक है। अब कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को ए अकेला पूरा कितने दिन में करेगा ये बताना है। नहीं ये बोला है शेष कार्य ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ, सॉरी ये बताना है पूरा टाइम कितना लगा है इस काम को करने में। तो गौर से समझो, शेष कार्य अकेला किसने किया, शेष ये जो 20 कार्य है किसने पूरा किया, ए ने पूरा किया। एक ही क्षमता 2 थी, क्षमता से काटेंगे तो कितने दिन लगे, ए को 10 दिन लगे। कितने दिन लगे भैया 10 दिन लगे। लेकिन कह रहा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में शुरू हुआ, भाई 2 दिन तो यहाँ पे लगे थे और 10 दिन अकेले ए को लगे, तो टोटल कितने दिन भाई 12 दिन। भाई आप कहोगे हाँ सर 12 दिन इसका सही उत्तर है। देखो गौर से समझो एक बार फिर से, मैंने कहा ए और बी ने क्रमशः कार्य किया है 10 दिन में 15 दिन में। हमने कहा सर सबसे पहले टोटल काम निकालो, 30 आया, क्षमता ए की 2 है, बी की क्षमता 3 है। एक दिन में अगर ये काम करते हैं 5, तो 2 दिन इन्होंने साथ में किया, क्योंकि प्रश्न में बोला 2 दिन के पश्चात बी भागा है, किसी कारण बस बी भाग गया 2 दिन पश्चात, तो 2 दिन तक साथ किया, 10 कार्य कर लिया होगा। शेष कितना काम बचा 20 बचा। शेष काम को ए ने पूरा किया, ए की क्षमता 2 थी, कितने दिन लगे ए को 10 दिन लगे। पहले 2 दिन ए बी ने मिलकर किया था, 10 दिन बाद में ए ने किया, टोटल कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ 12 दिन में। 12 दिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दे रखा है, यही इसका सही जवाब है। टोटल कितने समय में पूरा हुआ 12 दिन में। अब आगे आ जाओ, आगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यात्रा पूरी करने में उसकी औसत चाल क्या है। भाई देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो एवरेज स्पीड होती है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है भैया 2ab/a + b, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
2ab अपॉन a प्लस में भी ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। पहली ए यात्रा होती है, सॉरी पहली स्पीड ए होती है, दूसरी स्पीड भी होती है। पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो मेरी बात समझो। ए कितना मान दिया है, ए का मान दिया है 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 गुणा में 4 और गुणा में 16, क्योंकि बी का मान कितना है 16। पहली बार में तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, दूसरी बार में जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। और ए भी कितना था, यहाँ पे 4 था और प्लस में 16 था। ठीक है, अब इनको कर लो, सॉल्यूशन करोगे 16 चौके 64 दूनी 128, 128 बटे में कितना हो जाएगा 20। अब काटो, आप काटोगे 20 छक्के 120, कितना बचेगा 8 बच जाएगा, 20 चौके 80। तो इनकी एवरेज जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, ये रही होगी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, ये इसका सही उत्तर है। और बहुत सारे बुद्धू क्या करते हैं, वो यहाँ पे लगा देते हैं 4 प्लस में 16 बटे में 2, 16 4 20 बटे में 10 बराबर आ जाएगी एवरेज स्पीड, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन में 10 दी भी गई है, बहुत सारे लगा के भाग जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, शानदार लगी होगी, जबरदस्त लगी हुई। आज बहुत सारे प्रश्न हमने अच्छे प्रश्न करवाए थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।